मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हमने मास बैलेंस इक्वेशन को देखा था फर्स्ट दो पार्ट में। अब हम इसमें मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन में डायरेक्टली जाने से पहले एक छोटा सा डिडक्शन हम करेंगे जो कि रिलेटेड है रेट ऑफ चेंज फॉलोइंग अ फ्लूइड पार्टिकल। अगर फ्लूइड पार्टिकल किसी भी फ्लो में गति में है तो उसके गति में होने की वजह से रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए वो स्पेस और टाइम सबका अगर फंक्शन है, स्पेस और टाइम, स्पेस का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है अगर कोई प्रॉपर्टी, तो फिर हम उसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, हम इस पर थोड़ी सी यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सो लेट अस एज्यूम a fluid प्रॉपर्टी मैं मान के चल रहा हूँ दिस इज फाई एंड दिस फाई इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। एक्स आई सबस्क्रिप्ट का मतलब हुआ ये तीनों डायरेक्शन में है। आई इज रिलेटेड टू x, y and z, all the three dimension, and sometimes it is first direction, second direction and third direction. Okay, so if you want to calculate the rate of change of phi, how will you calculate? First, it is called as a total derivatives. So the total derivative of phi with respect to time can be calculated as कैसे कर सकते हैं हम? del phi over del t, because of the chain rule of the differentiation, phi is the function of time, plus del phi is a function of x, derivatives of phi with respect to x multiplied with del x over del t, okay, chain rule से, plus del phi over del y into del y over del t. Similarly, for z direction, derivatives of phi with respect to z times del z over del t. हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। That is equal to total derivatives capital D phi over capital dt. This is the sign of total derivatives. Okay, so let us see total derivatives of phi with respect to t, okay, can be written as in this form, okay, del phi over del t plus del x over del t into del phi over del x plus del y over del t into del phi over del y, okay, plus del z over del t into del phi over del z. ठीक है,
आप इसको थोड़ा सा अलग कर लें, ठीक है, ये अलग है, ये रहा। अब हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि हम इसको किसी और फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं बात करूं डेल एक्स ओवर डेल टी, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन में स्पेस पर यूनिट टाइम, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू velocity in x direction. At that velocity in x direction we see that this is u. Similarly y direction में change कितना हुआ? अब plus per unit time with respect to time, that you can write it here as a velocity v. And similarly del z over del t, you can write it z is the z dimension में change, space में change per unit time, that is also velocity in z direction, and which is w. So let us write del x over del t, del x over del t is u velocity, del y over del t is velocity in y direction v, and del z over del t is the velocity in z direction, which is w. So let us write total derivatives of phi with respect to t means rate of change of phi with respect to time can be written as del phi over del t. This is the partial derivatives of phi with respect to time plus u times del phi over del x plus v times del phi over del y plus w times del phi over del z. ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, इसको आप हमेशा ख्याल में रखेंगे, बड़े काम की चीज़ है ये, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन हम फिजिकल मीनिंग क्या है इसका? तो अगर कोई प्रॉपर्टी फाई चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें ये टाइम रेट ऑफ चेंज निकालना हो, ठीक है, जबकि वो फाई डायरेक्शन का भी सारे डायमेंशन स्पेस और टाइम तीनों का अगर फंक्शन हो तो कैसे निकालेंगे? फाई का चेंज पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, हम ये चेंज निकाल लेंगे, प्लस फाई का चेंज एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जबकि उस एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, तो u से मल्टीप्लाई कर दिया और उस डायरेक्शन का चेंज, डायमेंशन का चेंज फाई का, उससे हम ग्रेडियंट, मतलब फाई का ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, अब प्लस उस डायरेक्शन में फ्लो की वेलोसिटी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली फाई का चेंज वाई डायरेक्शन में कितना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v, तो v से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ऐसे समझिए इसको। सिमिलरली फाई का चेंज z डायरेक्शन में कितना है, उस ग्रेडियंट के साथ उस डायरेक्शन में वेलोसिटी से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आपका निकल के आ जाता है क्या, कि फाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन फाई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ। अब इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग अलग हम देख लेते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं लिखने के, हैं। ये तो टोटल डेरिवेटिव्स का ये फार्मूला है, टोटल डेरिवेटिव्स हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं एज्यूम करूं वेक्टर v इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के, ठीक है। ओमेगा मत पढ़िएगा इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो ये ओमेगा नहीं है, ठीक है, थोड़ा मोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है। और यू ऑलरेडी नो दैट
del del x of I plus del y of j plus del z of k is called नाबला। ठीक है, डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको, डेल ऑपरेटर आप जानते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को हम, इन दोनों महत्वपूर्ण रिजल्ट को हम थोड़ा सा इस इक्वेशन में रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है केवल इसमें। ठीक है, तो टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी इज पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई डेल फाई ओवर डेल टी प्लस, ठीक है, डेल डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल जेड ऑफ के, और इसका अगर मैं फाई से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, और प्लस नहीं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अगर मैं यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है जी। अब तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस, ये है आपका नाबला के साथ ये फाई और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी। ठीक है, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में थोड़ा सा ठीक से लिख लें, डेल फाई ओवर डेल टी, नॉर्मली इसको लिखते हैं डेल डॉट वी, और फिर जब ये हो जाए ऑपरेशन तो फाई से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई with respect to t can be written as in this different form. ठीक है, नाबला डॉट वी, वी is here the velocity vector, that is the 3-dimensional velocity. okay, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, यहाँ ठीक है, यहाँ चलेगा, हाँ चलेगा, चलिए ठीक। उतना नहीं दिख रहा है, स्केच से मैं लिख रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये थोड़ा दिखने लगता है। चलो कोई नहीं, आप लोग बुद्धिमान हैं, भावनाओं को समझेंगे। तो अब मेरे पास एक इक्वेशन क्या निकल के आया, टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू टी कैन बी written as del phi by del t plus del phi u, एक साथ कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई वी ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ठीक है, अब अगर फाई की वैल्यू मैं केवल रो रखूं तो क्या होगा, रो ओके सॉरी, टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ रो with respect to t can be written as del rho by del t plus del rho u over del x plus del rho v ओवर डेल वाई है प्लस डेल रो डब्ल्यू ओवर डेल जेड। ये क्या है, अगर ये टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये ज़ीरो हो तो राइट हैंड साइड भी ज़ीरो होगा। राइट हैंड साइड अगर ज़ीरो होगा तो ये क्या हो गया, ये मास बैलेंस हो गया, जो हमने कुछ 2 लेक्चर पहले इतने बड़े डेरिवेशन से करके निकाला था। हाँ, मास डेरिवेशन क्या बताता है कि एक्चुअली ये डेंसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम, ये
जीरो है, अगर ये मास बैलेंस अगर जीरो हो, मास ही है ये, आप मास पर यूनिट वॉल्यूम है ये एक्चुअली। मास बैलेंस में हम ये जानते हैं कि मास कंजर्व रहती है, तो मास अगर कंजर्व है तो डेल रो बाई डेल टी कंजर्व होगा, दैट इज़ जीरो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू मास, इसीलिए बोल रहा हूँ कि डेंसिटी पर यूनिट टाइम है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। ओके सॉरी, मैंने टाइम बोल दिया, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो डेल रो जो है मास की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डेंसिटी है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कर देने से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, मास की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है रो, ठीक है। तो डेल रो बाई डेल टी जो है ये अगर जीरो हो तो आपको ये क्या निकल के आया, दिस इज एक्चुअली मास कंजर्वेशन लॉ दैट वी ऑलरेडी डिराइव्ड। डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई प्लस डेल रो डब्लू ओवर डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डिडक्शन है। अगर रो की जगह फाई इक्वल टू ये रो था, अगर इस फाई इक्वल टू रो की जगह मोमेंटम हो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग क्या होता है, मोमेंटम इज एक्चुअली यू डायरेक्शन, रो इनटू यू, मास इनटू वेलोसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मास, ओके, मास इनटू वॉल्यूम। ये रो वी रो डब्लू, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम निकल जाएगा। रो यू अगर मैं रखूँ तो मैं इसको थोड़ा सा और डिराइव करता हूँ, तो टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ रो यू ओवर डेल टी है, ये डी टी, टोटल डेरिवेटिव्स ऑफ रो यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डेल रो यू ओवर डेल टी प्लस, अब यू मैं थोड़ा बाहर कर लेता हूँ, चलो रो यू अंदर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डेल रो यू स्क्वायर ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो यू वी ओवर डेल वाई प्लस, हाँ लिखूँ, मैं लिख देता हूँ, यही नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, डेल रो यू डब्लू ओवर डेल जेड। ये क्या है, ये है आपका मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम। कौन सा मोमेंटम, एक्स मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम। मोमेंटम में चेंज होगा पर यूनिट टाइम, तो ये क्या होगा, फोर्स, फोर्स की वजह से मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है। फोर्स, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, मोमेंटम में चेंज, बल की वजह से। और वो फोर्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं। किसी भी फ्लूइड को अगर सबमर्ज्ड किया जाए, किसी भी बॉडी को अगर किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड किया जाए, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किसी भी बॉडी को अगर फ्लूइड में सबमर्ज्ड किया जाए तो दो तरह के बल लगते हैं, बस पूरी दुनिया में यही है, उसके मेन फोर्सेस यही हैं, उसके अलावा और भी हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो प्रेशर लगता है, प्रेशर दबाव, दूसरा खिंचाव, खिंचाव को कहते हैं हम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो एक तो शियर स्ट्रेस अलोंग द बॉडी है, और दूसरा जो कि एक टगिंग एक्शन होता है फ्लूइड के ऊपर, ये किसी भी बॉडी के ऊपर ना टगिंग एक्शन। दूसरा होता है उसका डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स दैट कैन बी प्रेशर ऑल्सो। नॉर्मल फोर्स, one of the component of shear stress may be the normal force, normal shear stress, okay। नॉर्मल फोर्स एक लगेगा, नॉर्मल, और एक शियर स्ट्रेस लगेगा, और शियर स्ट्रेस टगिंग एक्शन की तरह लगता है किसी भी बॉडी में ना। तो इन दो
बलों की वजह से जो मोमेंटम का चेंज आएगा, हम उसको थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, ये हमने अभी क्या डिराइव किया, मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, जबकि ये मोमेंटम जो है रो यू एक्स का भी फंक्शन है, एक्स वाई जेड और टी का, ये भी एक्स वाई जेड और टी का, ये भी एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन है। ठीक है, तो ये 20 मिनट का लेक्चर है, आप इसको एंजॉय कीजिए, इसको थोड़ा पढ़िए, जो ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक है, पूछना बहुत ज़रूरी है। हैं, एक और चीज़, काम की चीज़ मैं बताता हूँ, क्या है, अगर मनुष्य की क्रिएटिविटी इस ट्रायंगल के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है इसका, जो पीक है ये है सत्य, ट्रुथ, शिव और सुंदर। ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है ना, सुंदरम को अगर इनकम्पास कर रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम के ट्रायंगल के अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी है तो इसको क्रिएटिविटी माना जाता है, इसको हम टैलेंट में रख सकते हैं। ठीक है, और ये क्रिएटिविटी समाज के अच्छे के लिए होती है, भले के लिए होती है। ठीक है, और इस ट्रायंगल को जो सरपास कर जाए तो वो शैतान है। वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाती है। तो सत्य, शिव और सुंदर में होना चाहिए। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक आविष्कार माना गया, लेकिन मैं जो हूँ उसको नहीं मानता हूँ। दुर्भाग्य रहा है पूरे मनुष्य जाति का कि जब जब विज्ञान के सर्वाधिक आविष्कार हुए, सर्वाधिक टैलेंट निकला है, तो उस टैलेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग शैतान ने किया है। मनुष्य को एटम बम के नियम के बारे में पता चला और सबसे पहले शैतान ने उसका यूज किया मनुष्य जाति को मारने के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस मनुष्य के अंदर ये लॉ पैदा हुआ, एक मनुष्य था आइंस्टाइन, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उसने कहा कि एनर्जी इज इक्वल टू mc², m इज़ द मास एंड c इज़ द वेलोसिटी। इसी एनर्जी के सिद्धांत जो है ये एटम बम के सिद्धांत है। ठीक है, अगर ये सिद्धांत भारत में पैदा हुआ होता और प्राचीन ऋषियों के बीच पैदा हुआ तो ये इसको छिपा के रखते उस समय, बाद में बोलते। देख रहे हैं कि पूरा युद्ध अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में है। मनुष्य जाति अभी इतनी इस काबिल नहीं है कि अभी इसको ये नियम बताया जाए। क्रोधित मनुष्य के हाथ में अगर आप छुरा दे देंगे तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे की हत्या कर देगा, वो फल नहीं काटेगा पहले। तो पूरी मनुष्य जाति उस समय उलझी हुई थी एटम बम में, उलझी हुई थी, किसी की हत्या करने में उत्सुक थी, युद्ध में उत्सुक थी। और उस समय बीच में ही आपने बता दिया ये लॉ। और फिर आपने रूजवेल्ट को पत्र भी लिख दिया कि अगर हम नहीं करेंगे तो जर्मनी कर लेगा। अरे जर्मनी में बताना ही क्यों था, चुप रह जाते थोड़ी देर। कहानी है एक भारत में कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो चुप रह गए, 7 दिन तक चुप ही रह गए, बोले ही नहीं। यहाँ लोगों को ज्ञान हो जाता है तो लोग चुप हो जाते हैं। सही मनुष्य खोजते हैं कि किसको दिया जाए। तो विज्ञान सभी को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक मामला है। गलत आदमी को पढ़ाएंगे तो ये जो पूरी दुनिया जो गलत हो रही है, कोविड उसी का परिणाम है, आपको पता ही है। गलत हाथ में ये विज्ञान लग गया तो वो कोविड फैलाएगा। मनुष्य जाति को मारने के लिए केवल और केवल विज्ञान जिम्मेदार है। और हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। और कल को अगर इस पृथ्वी से पूरी मनुष्यता खत्म हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं।
मनुष्य को ये चीज़ पता लग गई कि किस तरीके से जीन को परिवर्तित किया जाए, किस तरीके से अल्ट्रेशन किया जाए, और शैतान कर रहा है वो अल्ट्रेशन। तो ये ट्रुथ, सत्य, शिव, सुंदर के अंदर नहीं आ रहा है, तो ये क्रिएटिविटी नहीं होगी। ठीक है, एटम बम का जो आविष्कार हुआ है वो भी क्रिएटिविटी के फार्मूले से बाहर है, वो गलत है। वो शैतान की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। क्रिएशन का अर्थ है समाज की भलाई के लिए। क्रिएशन केवल एक वर्ड नहीं कि कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी गंदा, कुछ भी असुंदर, कुछ भी अशिव। अशिव का मतलब होता है जो समाज की भलाई के लिए न हो। सुंदरम का मतलब उसमें जो है एक मानवता की भलाई के लिए आप कुछ भी काम करें, वो अगर इस घेरे में आ रहा है तो वो क्रिएटिव है। लोग आजकल अश्लील फिल्में बनाते हैं, वो इस घेरे में नहीं आते, उसको क्रिएटिविटी नहीं कहा जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं एटम बम को, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि आइंस्टाइन जो है वो बहुत दुखी मरा होगा, इस ग्लानि से मरा होगा कि रूजवेल्ट को उसी ने पत्र लिखा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर ये चीज़ मौजूद है कि अगर हम एटम बम पर काम नहीं करेंगे तो जर्मनी करेगा। तो जर्मनी में भी अगर आप चुप रह जाते तो जर्मनी भी नहीं करता। चुप रह जाओ ना, ज्ञान हुआ, चुप रह जाओ। इतना क्या बताना, इतना क्या शोपी, इतना मीना बाजार बना हुआ है ये पूरी दुनिया। कुछ भी लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी। और इसी मीना बाजार की वजह से ये हमारा कैओस है। और ये जो कोविड की आपदा है, इसी का परिणाम है कि गलत मनुष्य के हाथ में, शैतान के हाथ में ये छुरा चला गया है। अब वो छुरा से फल नहीं काटेगा। आदमी गलत हो तो अच्छी चीज़ भी अगर चली जाए तो गलत हो जाती है। आदमी अगर ठीक हो तो उसके हाथ में बुरी चीज़ भी रहेगी तो उतना नुकसान नहीं करेगी। मनुष्य पे निर्भर है। सही था, पहले किसी आश्रम में लोग जाते थे तो गुरु ऐसे शिक्षा नहीं दे देता था। पहले उसकी बड़ी टेस्टिंग होती थी, बड़ी टेस्टिंग होती थी। टेस्टिंग होने के बाद गुरु को ठीक लगा तो कुछ बता दिया, नहीं लगा ठीक तो आप पूरी ज़िंदगी उसके पास उसका चड्ढी धोते रहो, आपको मिलेगा ही नहीं ज्ञान। जाओ, ख़त्म। आप आदमी पहले ठीक होके आओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। आज हम हर किसी को हम कहते हैं कि शिक्षा सबका मौलिक अधिकार है ना। गलत आदमी को बताएंगे तो गलत करेगा। आपके सामने में उदाहरण है, पूरी दुनिया के सामने में उदाहरण है, तब भी लोगों को दिखता नहीं, पता नहीं क्यों। ओसामा बिन लादेन गैर पढ़ा लिखा थोड़ी था, पढ़ा लिखा है। लेकिन मैं ये वीडियो इस आशा से बना रहा हूँ कि शायद इसमें कुछ अच्छे मनुष्य भी हों जो इस चीज़ को ग्रहण करें। लाख बुराइयाँ हों पूरी पृथ्वी पर, अगर 2-4 फूल भी खिल सकें तो इस पूरे पृथ्वी को सुगंधित करने के लिए काफ़ी है। पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में हाथों पर गिन सकने योग्य महामानव पैदा हुए हैं, बस हाथों पर गिन सकने योग्य। सारे चले कहाँ गए? कचरा। समझ रहे हैं? खैर, आप इस मोमेंटम बैलेंस की ये शुरुआत है। मोमेंटम बैलेंस आखिर है क्या? 3 बैलेंस है पूरे पृथ्वी पर। सत्य, शिव और सुंदर का बैलेंस होना चाहिए। क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ? क्योंकि ये सत्य, शिव, सुंदर कहीं ना कहीं मास, मोमेंटम और एनर्जी बैलेंस से रिलेटेड है। वैसे ही जैसे पदार्थ के जगत में है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों बैलेंस में रहेगा तो ही एटम बनेगा और फिर उस एटम से सारे जगत का निर्माण होता है। अध्यात्म के जगत में जो 3 फोर्सेज हैं वो है सत्य, शिव और सुंदर। और जो पढ़ाई लिखाई जो हम अभी कर रहे हैं उसमें जो सत्य आया है वो है मास, मोमेंटम और एनर्जी। और थोड़ा और अगर गहरे तल पर देखेंगे तो मन, वचन और कर्म। आपने सुना होगा कि अरे यार मन बहुत हल्का लग रहा है, आज मन बहुत भारी है। क्या इसमें कुछ ग्रेविटी होती है? भारी है मन या हल्का है मन? हाँ है, ऐसा है।
और मन को मैं मास बैलेंस के रूप में रखता हूँ। मास है मन, मन में द्रव्यमान है, इसीलिए मन भी कंट्रोल होना चाहिए, मास का बैलेंस होना चाहिए, मन का कंट्रोल। मन के बाद आता है वचन। वचन, आप किसी को वचन से दुख दर्द पहुंचा सकते हैं, उसमें मोमेंटम है, आप उससे चोट कर सकते हैं, वचन से चोट किया जा सकता है। और ये चोट मैं भी कर रहा हूँ आपके ऊपर, है, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वचन से चोट किया जा सकता है और चोट आ गया आपका मोमेंटम बैलेंस के अंतर्गत। कर्म, कर्म तो एनर्जी से पैदा होती है, तो एनर्जी का बैलेंस। तो आपके शरीर में भी 3 चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, मन, वचन और कर्म का बैलेंस। मनसा वाचा कर्मणा, किसी का भी बुरा न करना, सबका भला सोचना। लेकिन ये पूरी दुनिया कर क्या रही है? सब एक दूसरे का बुराई करने में चले हुए। मन वचन और कर्म तीनों इम्बैलेंस में चला गया है और इसीलिए ये कैओस, इसीलिए ये कोविड सिचुएशन पैदा हुई है। मन वचन और कर्म शुद्ध नहीं है, सत्य शिव सुंदर इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है। और काफ़ी इम्बैलेंस हो, थोड़ा मोड़ा इम्बैलेंस हो तो काम चल जाए, ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाए। बहुत ज़्यादा परिमाण में पूरे पृथ्वी को इसने प्रभावित किया है और सबको पता है ये किसने किया है, फिर भी हम उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं। देख रहे हो कैसी गुंडागर्दी है पूरी दुनिया में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन सी 3 चीज़ बैलेंस होनी चाहिए? मास, मोमेंटम और एनर्जी। शरीर के तल पर मन वचन और कर्म बैलेंस होना चाहिए। अध्यात्म में क्या है? सत्य शिव और सुंदर। पदार्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये 3 ही फोर्सेज हैं। हाँ, इसीलिए भारत ने ये 3 फोर्सेस खोजे थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। तो ये तीनों ही बैलेंस में होने चाहिए। महेश का अतिरेक हो जाएगा तो विनाश। आप कह सकते हैं कि कोविड के रूप में ये जो प्रकृति है वो अपने महेश के गुण को, विनाश के गुण को प्राप्त हो रहा है। लेकिन कोई न कोई इसका उत्तरदायी तो है। जो पैदा न कर सके मनुष्य, उसको मनुष्य को मारने का भी अधिकार नहीं है। किसी न किसी ने तो किया है ये कोविड। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चुपचाप प्राकृतिक रूप से आई, सब बकवास है, भुलाने वाली बात है। आप भगवान को दोष दे दो, अरे भगवान ने दे दिया ये ना। अब जबकि मनुष्य के पास ये सारी क्षमताएं हैं और उसने नहीं किया होगा, ये तो असंभव लग रहा है। मनुष्य ने एक दूसरे को मारने के लिए अदृश्य शत्रु ईजाद कर लिया है और यह अदृश्य शत्रु का खेल कब तक चलेगा? बड़ा मुश्किल है कहना। तब तक आप अपने मन वचन और कर्म को ठीक रखें। और ये वीडियो इसीलिए कहा गया है, इसलिए बनाया गया कि कोई तो होगा देखने वालों में जो इस चीज़ को समझेगा कि मन वचन और कर्म को कैसे बैलेंस करना है, ट्रुथ, सत्य, शिव और सुंदर को कैसे बैलेंस करना है और किस तरीके से मैं आइंस्टाइन को, मैं पूरी दुनिया चाहे कुछ भी माने, मैं आइंस्टाइन को क्रिएटिव नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसमें इस चीज़ का, इस ज्ञान का बड़ा अभाव था कि कब सत्य बोलना और कब न बोलना। पता लगा, फट से बोल दिया, हाँ ये है, बस प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बन के किए क्या? हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बातों से सहमत ना हो, लेकिन मुझे भी अपने बात कहने का हक है, ठीक है। सहमति असहमति तो अलग चीज़ है। तो बस इसी के साथ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो मैं पढ़ूँगा, जो मैं बताऊँगा वो मोमेंटम, किस तरीके से बल लगा, प्रेशर फोर्स, शियर स्ट्रेस कैसे पैदा हुआ, फिर हम कैसे इसको धीरे धीरे मोमेंटम बैलेंस की तरफ जाएंगे। फिर उस मोमेंटम बैलेंस से हम डिड्यूस करेंगे फेमस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन
और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, और आप बने रहें और उसको पढ़ें, समझें, गुनें। बहुत से बुक में ये सारे डेरिवेशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बुक पढ़ने की आदत लोगों की ख़त्म हो गई है, इसीलिए अब बताना पड़ता है हर चीज़। नहीं तो इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप पढ़िए, किताब पढ़िए, किताब पढ़िए तो आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चैनल सब्सक्राइब करो कि ये करो वो करो। पैसा कमाने के लिए इस चैनल पर आया भी नहीं गया है, इस बात को ध्यान रखिए। बस मेरे अंदर कुछ था, निकल रहा है, निकलने दो, ठीक है।